नमस्कार दोस्तों, डी.आर. वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं, जो कि टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी आदि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्नों की सीरीज होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का है, कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संप्रभुता। संप्रभुता राज्य का परम आवश्यक तत्व है। इसके अभाव में हम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विकासवादी सिद्धांत को ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है। विकासवादी सिद्धांत राज्य के अन्य संस्थाओं की तरह ऐतिहासिक विकास का परिणाम मानता है। यह राज्य की उत्पत्ति का आधुनिक तथा सर्वाधिक उपयुक्त सिद्धांत माना जाता है। तो इसका सही उत्तर है विकासवादी सिद्धांत। अगला प्रश्न है, किसी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संप्रभुता। संप्रभुता राज्य के लिए 4 चीज़ें होना आवश्यक है। नंबर 1 जनसंख्या, नंबर 2 निश्चित भूभाग, नंबर 3 सरकार और नंबर 4 संप्रभुता, जिसमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसमें आपका संप्रभुता होगा, क्योंकि संप्रभुता के अभाव में कोई भी राज्य अस्तित्व में नहीं आएगा। क्योंकि संप्रभुता जिसके पास होती है वह बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार से स्वतंत्र होती है। यानी जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर कोई भी वाद विवाद होता है तो यह राज्य अपने लिए स्वतंत्र होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धर्म। धर्म एक राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। इसके अलावा 4 तत्व अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, संप्रभुता और सरकार, 4 चीज़ें आवश्यक होती हैं। अगला प्रश्न है, राज्य ही नगर था और चर्च भी, यह वाक्य किस व्यवस्था का विवरण देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यूनानी नगरों का। प्राचीन यूनानी यह मानते थे कि राज्य जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अस्तित्व में आता है और सद्जीवन की सिद्धि के लिए बना रहता है। चूँकि प्राचीन यूनान में राज्य ही सब कुछ था, राज्य के अलावा कोई दूसरी सत्ता नहीं थी। अगला प्रश्न है, सरकार का अव्यक्त रूप है। सरकार राज्य का अव्यक्त रूप है। यह व्यक्ति के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लेखक का। सीले तथा लेखक जैसे विद्वान का कहना है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है। लेखक का मानना है कि राज्य अमूर्त है और सरकार ही राज्य का व्यवहारिक एवं मूर्त रूप में प्रतिनिधित्व है, जो व्यक्ति के हितों की पूर्ति करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सीले। सीले सीले राज्य का अनिवार्य तत्व निश्चित भूभाग को नहीं मानते हैं। इसके सीले के अलावा जैसे डुग्बी, बिलोबी, लिमोन आदि सीले का मानना है कि भूभाग के बिना भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है। अन्य तथ्य गैटिल ने राज्य की परिभाषा राज्य को विज्ञान के रूप में दी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीले। अगला प्रश्न है, राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। अरस्तु ने राज्यों का सर्वप्रथम वर्गीकरण अरस्तु के द्वारा किया गया। अरस्तु ने वर्गीकरण दो आधार पर किया। नंबर 1, संख्या के आधार पर, अर्थात प्रमुख शक्ति का प्रयोग कितने व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, और नंबर 2, नैतिक आधार पर, अर्थात शासन करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य क्या है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य का आवश्यक अंग नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कानून। कानून के अलावा जैसे सरकार, संप्रभुता, निश्चित भूभाग और सरकार, ये चार संप्रभुता, सरकार, निश्चित भूभाग, ये आवश्यक तत्व हैं जिसमें से कानून राज्य के आवश्यक अंग नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका राजस्थान। राजस्थान राज्य नहीं है। इसके अलावा नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि राज्य की श्रेणी में रखे जाते हैं। राज्य उसे कहते हैं जिसके पास 4 चीज़ें होनी आवश्यक है, जैसे सरकार, निश्चित भूभाग, संप्रभुता आदि। जिसके पास संप्रभुता नहीं होगी वह राज्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि राजस्थान के पास संप्रभुता नहीं है। अगला प्रश्न है, राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्य साधन और साध्य दोनों है। यही राज्य के स्वरूप के बारे में सही है। इसके अलावा और सभी गलत हैं। राज्य के स्वरूप के बारे में विचारकों के भिन्न भिन्न विचार हैं। राज्य साध्य और साधन दोनों है। जहाँ आदर्शवादी राज्य को साध्य व मानवीय विवेक की परिणत मानते हैं, वहीं उदारवादी राज्य को साधन मानते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के सावयव सिद्धांत के समर्थक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्लंट सली और हर्बर्ट स्पेंसर। सावयव सिद्धांत के अंतर्गत राज्य को शरीर रूप माना गया है। इस सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग होते हैं और वह उससे मिलकर बनता है, उसी प्रकार राज्य के विभिन्न अंग होते हैं और वह उससे मिलकर बनता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टी.एच. ग्रीन। टी.एच. ग्रीन ने राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा माना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इंग्लैंड में लेसेस फेयर सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ। लेसेस फेयर का तात्पर्य है अहस्तक्षेप। इस सिद्धांत के तहत राज्य को व्यक्ति के कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। लेसेस फेयर एक आर्थिक सिद्धांत है तो 18वीं शताब्दी में लोकप्रिय हो गया। यह सिद्धांत एडम स्मिथ ने दिया था। अगला प्रश्न है, लेसेस फेयर का क्या अभिप्राय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। इस अवधारणा के समर्थक विद्वान राज्य के कार्यों को अत्यंत सीमित रखना चाहते हैं। इनका मानना है कि राज्य की अपनी भूमिका सिर्फ कानून और व्यवस्था को बनाए रखने तक सीमित रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है, राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हीगल का। जर्मन आदर्शवादी विचारक हीगल ने राज्य को आध्यात्मिक स्वरूप देते हुए उसे आत्मा की अभिव्यक्ति माना है। यही कारण है कि वह कहते हैं राज्य एक संसार है जिसे आत्मा ने अपने लिए बनाया है। अगला प्रश्न है, किसने राज्य को एक संप्रभु भूक्षेत्रीय समूह कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लासबेल ने। प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री लासबेल ने राज्य को एक संप्रभु भूक्षेत्रीय कहा है। लासबेल संप्रभुता के परंपरागत स्वरूप को स्वीकार नहीं करते। लासबेल संप्रभुता को सत्ता के उच्चतम मात्रा के रूप में परिभाषित करता है। अगला प्रश्न है, सेबाइन के अनुसार यह दार्शनिक कौन था जिसने सर्वप्रथम राज्य को वह अर्थ प्रदान किया जो आधुनिक राजनीतिक व्यवहार में उसके साथ जुड़ गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मैकियावेली। सेबाइन के अनुसार मैकियावेली ने सर्वप्रथम राज्य को वह अर्थ प्रदान किया जो आधुनिक राजनीतिक व्यवहार में उसके साथ जुड़ गया। उसने राज्य को सभी प्रकार के प्रतिबंधों से मुक्त करते हुए संप्रभुता संपन्न बना दिया, जो कि वर्तमान में राज्य की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न है, किस राजनीतिक विचारक ने आधुनिक काल में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैकियावेली। मैकियावेली ने आधुनिक काल में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। मैकियावेली का इस विषय में कहना है कि राज्य एक ऐसी संस्था है जो अपने क्षेत्र में सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करती है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक चेतना का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्य के प्रति प्रेम। शासन प्रक्रिया में अधिक से अधिक भागीदारी करना या राजनीतिक सहभागिता इत्यादि, यह सब राजनीतिक चेतना के लक्षण हैं। शाब्दिक अर्थों में देखें तो राजनीतिक चेतना का अर्थ राज्य के प्रति प्रेम या उसके आदर्शों एवं संस्थाओं का आदर करना होता है। अगला प्रश्न है, राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। यह कथन किस विचारक का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लीकाक। राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित व्यक्तियों का समूह ही राज्य है, यह कथन लीकाक का है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर ए आशीर्वादम ने। डॉक्टर आशीर्वादम ने समाज को ईंट एवं राज्य को सीमेंट की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका यह विचार है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अरस्तु। अरस्तु ने राज्य के प्रश्न पर विचार करते हुए कहा है कि राज्य व्यक्ति के पूर्व का संगठन है। ऐसा कहने में अरस्तु का तात्पर्य यह नहीं था कि ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले हुआ, वरन उसके कहने का अभिप्राय यह था कि मानसिक या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले ही हो चुका था। यह कैसे हुआ? इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि राज्य एक पूर्ण समुदाय है, व्यक्ति केवल एक तत्व, अर्थात पूर्णता पहले आती है, उसके बाद अंग, इसीलिए राज्य व्यक्ति से पूर्ववर्ती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोग के रूप में परिभाषित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ब्लंट सली। ब्लंट सली ने कहा है कि राज्य एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोग के रूप में परिभाषित किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है? 2021 जीआईसी के पेपर में यह क्वेश्चन आया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हीगल। हीगल आधुनिक युग में राज्य की सर्वशक्तिमत्ता का सबसे प्रमुख प्रतिपादक है। हीगल राज्य को उपासना की श्रेणी में प्रतिष्ठित करते हुए लिखता है कि राज्य पृथ्वी पर परमेश्वर का अवतरण है। अगला प्रश्न है, किसने कहा लोक कल्याणकारी राज्य एक ओर साम्यवाद तथा दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य समझौता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हाबमैन। लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत इन दो अथियों के बीच एक स्वर्णिम मध्यम मार्ग है, राजसत्ता और व्यक्ति स्वातंत्र का। आतियों से रहित लोक कल्याणकारी राज्य इन दो विचारधाराओं की आर्थिक सुरक्षा तथा स्वतंत्रता के आदेशात्मक मूल्यों का समन्वयकारी सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्स के राज्य की प्रकृति संबंधित विचार से संगत नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राज्य सभी के हित के लिए है। अगला प्रश्न है, राज्य स्वयं में एक साध्य है, यह विचार किसने व्यक्त किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आदर्शवादियों ने। हीगल, कांट और ग्रीन जैसे उदार आदर्शवादी राज्य की व्यक्ति के नैतिक जीवन का माध्यम मानते हैं। आदर्शवाद की दृष्टि से व्यक्ति ही नैतिक इकाई है और राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के नैतिक उत्थान के लिए है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद किया है, यही सही है। इसके बाद और तीनों गलत हैं। लॉक ने दो समझौतों की रचना की, एक के द्वारा समाज की स्थापना होती है और दूसरे के द्वारा सरकार की। उसके अनुसार समाज और सरकार पृथक पृथक हैं। सरकार को भंग किया जा सकता है लेकिन समाज को नहीं। अगला प्रश्न है, किसने राज्य की जगह रिपब्लिक शब्द को प्रमुखता दी है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बोंदा ने राज्य की जगह रिपब्लिक शब्द को प्रमुखता दी है। अगला प्रश्न है, किसने कहा एक परस्पर विरोधी वर्गीय समाज में राज्य एक राजनीतिक उपकरण है, एक वर्ग के ऊपर दूसरे के शासन बनाए रखने का एक यंत्र है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स। मार्क्स का विश्वास था शोषक वर्ग द्वारा राज्य की स्थापना बहुसंख्यक शोषित वर्ग से स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक इस विचार का है कि राज्य मानव शरीर का प्रतिरूप मात्र है, समर्थक नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्लंटसली। ब्लंटसली का मानना है कि राज्य मानव शरीर का प्रतिरूप मात्र है। ब्लंटसली राज्य के आंगिक सिद्धांत का समर्थक था। अगला प्रश्न है, ग्रामशी के अनुसार राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर आधिपत्य के कारण अस्तित्व में आया है। आधिपत्य का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शासक वर्ग का बौद्धिक एवं नैतिक नेतृत्व। ग्रामशी के अनुसार राज्य द्वारा एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर आधिपत्य का कारण केवल आर्थिक व सैन्य शक्ति नहीं है, बल्कि शासक वर्ग का बौद्धिक और नैतिक नेतृत्व भी है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः नगर राज्य की अवधारणा किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्राचीन यूनान। ग्रीक शब्द पोलिस का अर्थ नगर है। प्राचीन काल में छोटे छोटे नगर राज्य पर्यायवाची शब्द थे, अर्थात यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम राज्य है। अगला प्रश्न है, राज्य के विकास में सामंतवादी राज्य निम्नलिखित में से किसका परवर्ती रूप है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रोमन साम्राज्य। सामंतवादी राज्य रोमन साम्राज्य का परवर्ती है। इसका क्रम है, पहले नंबर पर आएगा पूर्वी राज्य, उसके बाद यूनानी राज्य, फिर रोमन राज्य और सामंती राज्य और लास्ट में राष्ट्र राज्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक ने रात्र प्रहरी राज्य की अवधारणा का समर्थन किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट नाजिक। रॉबर्ट नाजिक के अनुसार राज्य की भूमिका एक रात्र की चौकीदारी वाली निगरानी रखने की है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया में न्यूनतम राज्य के विचार का समर्थन किया है। इसलिए नाजिक को अर्ध अराजकतावादी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक चिंतक है जो राज्य के नकारात्मक कार्यों की अवधारणा को प्रतिपादित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हर्बर्ट स्पेंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक समाजवादी राज्य भूमि एवं खानों का राष्ट्रीयकरण करना चाहता है, यही सही है। समाजवाद
समष्टि प्रधान दर्शन है जो व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व देता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि राज्य वर्ग शासन का एक अंग है, एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के दमन का अंग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि राज्य वर्ग शासन का एक अंग है, एक वर्ग द्वारा दूसरे के दमन का अंग है। अगला प्रश्न है, राज्य उच्चतम नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है, यह किसका मत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कांट का। रूसो की नैतिक इच्छा तथा सामान्य इच्छा के सिद्धांत में विश्वास करते हुए इमैनुअल कांट नैतिक इच्छा की स्वाधीनता का समर्थन करते हैं। इसका आशय है, सच्चे अर्थों में केवल वही व्यक्ति स्वतंत्र है जो नैतिक रूप से स्वाधीन हो। स्वतंत्रता का अर्थ अनैतिक कार्य नहीं है। कांट के अनुसार राज्य एक नैतिक संवास है जिसका उद्देश्य व्यक्ति के लिए नैतिक व न्यायसंगत जीवन संभव बनाना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्य की सदस्यता ऐच्छिक है। यही कथन सही नहीं है। इसके अलावा राज्य अमूर्त तथा सरकार मूर्त है, ये सही है। समाज राज्य के व्यापक हैं, समाज राज्य से व्यापक है, यह भी सही है। और सरकार राज्य की अभिकर्ता है, यह भी सही है। और डी वाला ये आपका गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक शब्द का प्रयोग हाब्स द्वारा राज्य को इंगित करने के लिए किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कॉमनवेल्थ। थॉमस हॉब्स ने राज्य शब्द के लिए कॉमनवेल्थ के शब्द का प्रयोग किया है। जॉन लॉक ने राज्य शब्द के लिए समुदाय शब्द का प्रयोग किया है। समुदाय, लॉक ने समुदाय शब्द के लिए और हॉब्स ने कॉमनवेल्थ। अगला प्रश्न है, जिस राजनीतिक दार्शनिक ने सर्वप्रथम राजनीति शास्त्र में आधुनिक राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया वह कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मैकियावेली। सर्वप्रथम राजनीति शास्त्र में आधुनिक राज्य की अवधारणा मैकियावेली ने प्रस्तुत किया था। मैकियावेली ने इटालियन भाषा के शब्द स्टेटो का प्रयोग किया जिससे अंग्रेजी भाषा का शब्द स्टेट बना। मैकियावेली को आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य के ऐतिहासिक विकास का कौन सा क्रम सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले पूर्वी राज्य आएगा, उसके बाद रोमन साम्राज्य, उसके बाद सामंती साम्राज्य और लास्ट में राष्ट्र राज्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क राज्य नहीं है, बल्कि यह न्यूयॉर्क एक शहर का नाम है। इसके अलावा गाविया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ये राज्य की श्रेणी में आते हैं। वैसे तो राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं, जनसंख्या, निश्चित प्रदेश, सरकार और संप्रभुता, जो कि संप्रभुता एक आधुनिक अवधारणा है। बिना इसके राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगला प्रश्न है,
राष्ट्र उपयोगिता राष्ट्र राष्ट्रीयोगित राज्य है, यह किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गिलक्राइस्ट। गिलक्राइस्ट के अनुसार राष्ट्र राष्ट्रीयोगित राज्य है। अगला प्रश्न है, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, यह किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्लेटो। प्लेटो के अनुसार राज्य मानव मस्तिष्क का ही विराट रूप है। राज्य बलूत के वृक्ष अथवा चट्टानों से नहीं निकलते, बल्कि वह उन लोगों के मस्तिष्क और चरित्र का परिणाम होते हैं जो उनमें निवास करते हैं। प्लेटो की मान्यता है कि व्यक्ति की भांति राज्य में भी 3 गुणों जैसे वासना, साहस और बुद्धि विद्यमान होते हैं। इन तीनों गुणों के प्रतिनिधि के रूप में राज्य के उत्पन्न करने में 3 सहायक तत्व होते हैं: आर्थिक, सैनिक और दार्शनिक। तो इस प्रकार से यह आपका ऑप्शन बी, प्लेटो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित विद्वानों में से किसने इस बात पर बल दिया है कि राज्य के तत्वों में राजनीतिक आज्ञा पालन के लिए लोगों की सामान्य सहमति को भी ध्यान दिया जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, W. बिलोबी। W. बिलोबी के अनुसार राज्य के तत्वों में क्रियात्मक आज्ञा पालन के लिए लोगों की सामान्य सहमति का भी स्थान दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है, यह कथन किस विचारक का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लास्की का। लास्की कहते हैं कि अधिकार हमारे सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, जिनके बिना ना तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और न ही समाज के लिए उपयोगी कार्य कर सकता है। अतः अधिकारों के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने इस बात पर बल दिया है कि राज्य के तत्वों में क्रियात्मक आज्ञा पालन के लिए लोगों को सामान्य सहमति को भी स्थान दिया जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, W. बिलोबी। बिलोबी के अनुसार राज्य के तत्वों में क्रियात्मक आज्ञा पालन के लिए लोगों को सामान्य सहमति को भी स्थान दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकतावाद से अच्छा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हॉब्स। हॉब्स के अनुसार सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकतावाद से अच्छा है। इसका कारण है कि हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था की भयावहता का वर्णन किया, जिसका सीधा संबंध तत्कालीन अराजक स्थिति से था। यही कारण है कि उसने कॉमनवेल्थ के महत्व को उजागर किया। तो इस प्रकार से यह प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती हुई। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।